5वां अध्याय जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, है ना? बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का चित्र संख्या 5.1 में दिया हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं इस चित्र पर। चित्र संख्या 5.1 शीर्षक है जल चक्र। और यहाँ पर जल चक्र का चित्र हम देख सकते हैं। पृथ्वी से आकाश तक का चित्र यहाँ पर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ऊपर संघनन होने के बाद वर्षण या वर्षा होती है, वो और नीचे आती है और वहाँ से नीचे हम देखते हैं वाह, और उसके बाद वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद फिर वही वाष्प ऊपर की ओर जाता है यानी आकाश में, और वहाँ फिर से संघनन होता है। यही है जल चक्र। अब सुनते हैं पाठ। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, अर्थात खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसी पृष्ठ पर 2 बॉक्स, और सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्षक है शब्दावली, और एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, शब्द है थलशाला। तो आइए सुनते हैं थलशाला क्या है। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। एक और बॉक्स, और उस बॉक्स का शीर्षक है क्रियाकलाप, और आपको जो क्रिया करनी है वो है अपनी थलशाला बनाएं। थलशाला, इसमें एक चित्र हम देखते हैं जो एक बोतल का चित्र है, और उसके अंदर कुछ पौधे हैं। बोतल कह सकते हैं या जार कह सकते हैं। इसका वर्णन अब सुनते हैं। थलशाला एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें और जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। पृष्ठ संख्या 31। पृष्ठ संख्या 31 में चित्र संख्या 5.2 है, जिसमें विश्व के सभी प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां दिखाई गई हैं। मानचित्र को ध्यान से देखें तो आपको सभी प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियां इस मानचित्र के अंदर देखने को मिलेंगी। मानचित्र को ध्यान से देखें। पृष्ठ संख्या 32। अब सुनते हैं पाठ। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जरा सोचो, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना भला क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? इस तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया हुआ है। आइए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं। महासागर में जल का कुल भाग 97.3% है।
बर्फ छत्रक में जल का कुल भाग 0.2% है। भूमिगत जल, इसमें जल का कुल प्रतिशत है 00.68%। झीलों का अवलवण जल, और इसमें जल का प्रतिशत है 0.009%। स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इनमें जल का कुल प्रतिशत पाया जाता है 0.009। वायुमंडल में जल का प्रतिशत कुछ इस प्रकार से है, यानी वायुमंडल में कुल 0.0019% जल पाया जाता है। नदियों में 0.0001% जल पाया जाता है। इस सभी जल वितरण की तालिका का कुल योग 100% बनता है। आपके लिए एक काम यहाँ पर करने के लिए साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। आइए अब एक नजर डालते हैं क्रियाकलाप बॉक्स पर। क्रियाकलाप, 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल यानी नमक युक्त जल होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। अलवण जल का वितरण, एक तस्वीर यहाँ पर दी हुई है और यह तस्वीर उसी वृत्तांत की है जो हमने अभी अभी सुना। और यहाँ पर है 9 चम्मच बराबर बर्फ या छत्रक, 2 चम्मच बराबर भौम जल, आधा चम्मच यानी अलवण जल की झीलें और 1 बूंद यानी नदियां। इसी पृष्ठ पर 2 बॉक्स हैं और इस समय आइए सुनते हैं इन बॉक्स में क्या लिखा है। सबसे पहला बॉक्स कहता है, क्या आप जानते हैं? और यहाँ लिखा है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। दूसरा बॉक्स, और दूसरे बॉक्स का भी शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? और यहाँ पर जो बात हमें जाननी है वो ये है, इस्राएल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं या तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब सुनते हैं पाठ। जीवन के लिए जल आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? पृष्ठ संख्या 33। पृष्ठ संख्या 33 में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ अखबारों की कतरनें, और इन अखबारों की कतरनों में न्यूज़ आइटम्स हैं। और आइए इसके शीर्षक को पहले देखते हैं। सबसे पहला शीर्षक, मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम। दूसरा शीर्षक है, द वाटर यू ड्रिंक। तीसरा शीर्षक है, कोपिंग विद वाटर स्केर्सिटी। चौथा शीर्षक, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली। नीचे देखेंगे और एक और न्यूज़ आइटम यहाँ पर हमारे सामने है। उसका शीर्षक है, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। और एक कैप्शन यहाँ पर, और गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। इन न्यूज़ आइटम्स को देखकर या इन कैप्शंस को देखकर साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जल की समस्या के बारे में दर्शाता है। कुछ प्रश्न यहाँ पर है, और सबसे पहला प्रश्न, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा, जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। क, अपने घर में, और ख, स्कूल में। अब सुनते हैं पाठ। और पाठ से पहले एक बॉक्स और इसी पृष्ठ पर,
और इसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। और अब सुनते हैं पाठ। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार, भाटा एवं धाराएं। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र संख्या 5.3, और ये प्रशांत महासागर का चित्र है। पृष्ठ संख्या 34। इस पृष्ठ में सबसे पहले 2 बॉक्स और उसके बाद हम सुनेंगे पाठ। पहला बॉक्स, क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय या बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। और अब सुनते हैं पाठ। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे तरंगें कहते हैं। इसी के नीचे चित्र संख्या 5.4, जिसमें तरंगों का चित्र है और यहां पर समुद्र की मचलती लहरों को दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। और इसी पृष्ठ पर अब एक बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है सुनामी, पृथ्वी का तांडव। आइए सुनते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल घटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। पृष्ठ संख्या 35। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह से डूब गया।
जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ीं, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं और ये चित्र दिखाते हैं कि तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश किस प्रकार हुआ था। यहाँ टूटे हुए घर और उखड़े हुए पेड़ और जल की ऊंची ऊंची तरंगों को देखा जा सकता है जो तट की तरफ बढ़ रही हैं। और अब सुनते हैं पाठ। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। पृष्ठ संख्या 36। इस पृष्ठ संख्या 36 में सबसे पहले चित्र संख्या 5.5 और ये लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा के चित्र को दर्शाता है। सबसे पहले इस चित्र में दिखाया गया है लघु ज्वार भाटा, जिसमें चित्र में हम देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी समानांतर यानी एक पंक्ति में है और चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर है। बृहद ज्वार भाटा में हम देख सकते हैं जो सबसे पहला चित्र है, और वो चित्र है उसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समानांतर पंक्तियों में हैं। और नीचे और एक चित्र है और इस चित्र में सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों समानांतर पंक्ति में हैं। अब आइए सुनते हैं पाठ। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं।
उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय जल का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है, यानी यह स्थान मछलियां पकड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इसी पृष्ठ संख्या 36 पर एक बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है क्रियाकलाप, और वो क्रियाकलाप है एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। पृष्ठ संख्या 37। पृष्ठ संख्या 37 में सबसे पहले एक मानचित्र, और ये मानचित्र है चित्र संख्या 5.6 पर, और इस मानचित्र में हम महासागरीय जल धाराओं को देख सकते हैं। शीर्षक है महासागरीय धाराएं, और इस चित्र में मुख्य रूप से यदि देखें तो हमें दिखाई पड़ती हैं अलास्का धारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह, उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और पश्चिमी वायु अपवाह। ये धारा हमें प्रशांत महासागर में दिखती हैं। अब आते हैं अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है उत्तरी अटलांटिक अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, इक्वाडोर विपरीत धारा, ब्राजीलियन धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और पश्चिमी वायु अपवाह। और अब आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में हम देख सकते हैं विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, और साथ ही साथ पश्चिमी वायु अपवाह भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अब आते हैं फिर से प्रशांत महासागर की ओर। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है विषुवतीय वृत्त और क्यूरेशियो धारा और आवासियो धारा। सुनते हैं पाठ। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में या जहाज चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।